18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और सत्र के पहले दिन से ही सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी जैसे तमाम मुद्दों पर संसद में चर्चा चाहता है, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है और सरकार विपक्ष की आवाज को अनसुना कर रही है। ऐसे में विपक्ष को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज को सुनने के बजाय और उनकी मांग पूरी करने के बजाय विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है और अब तक दोनों सदनों से 2 दर्जन से ज्यादा सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। संसद में लगातार अपनी आवाज दबाए जाने से विपक्ष में गुस्सा है। अब विपक्ष के इस गुस्से के बीच तेलंगाना के सीएम और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मोदी सरकार को हराने के लिए नई रणनीति बनाई है। क्या है चंद्रशेखर राव की रणनीति? कैसे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं राव? इससे क्या होगा बीजेपी को नुकसान? इन सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम अपनी आज की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं। आइए जानते हैं कि क्या है केसीआर की बीजेपी को हराने की रणनीति। संसद में विपक्ष की आवाज सुनी नहीं जा रही, सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। सड़क पर प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेता पुलिस की बदसलूकी का शिकार हो रहे हैं। कई वीडियो सामने आए जिनमें कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता देखी जा सकती है। यानी सड़क से संसद तक हर जगह सिर्फ विपक्ष को डराया और दबाया जा रहा है और आम जनता के मुद्दों को उठाने नहीं दिया जा रहा है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि सत्र इसलिए बुलाया जाता है जिससे हर मामले पर चर्चा हो, विपक्ष अपने मुद्दे रखे और सरकार विधेयक पर सभी की सहमति ले सके। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। विपक्ष की बात तो सुनी नहीं जा रही, लेकिन विधेयक लगातार पास हो रहे हैं। पिछले 8 साल के कार्यकाल में हर सत्र में यही देखने को मिला है कि सत्र की शुरुआत में सरकार की रणनीति के चलते संसद नहीं चल पाती है। सरकार विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा को तैयार नहीं होती। विपक्षी सदस्यों को हंगामा करने के लिए सत्ता पक्ष के ओर से ही उकसाया जाता है, जिसका असर सत्र पर दिखाई देता है। शुरुआती दिनों में संसद ठप रहती है, लेकिन सत्र के अंतिम हिस्से में सरकार की ओर से धड़ाधड़ विधेयक पेश किए जाते हैं। कुछ विधेयकों पर संक्षिप्त चर्चा होती है तो कई विधेयक बिना चर्चा के ही पास हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चिंता जता चुका है कि विधेयकों पर चर्चा नहीं हो रही। 1 दशक पहले जहां किसी विधेयक पर 2-3 दिन तक चर्चा चलती थी, तो वहीं आज एक दिन में ही 3-4 विधेयक पेश हो जाते हैं और पास भी हो जाते हैं और विपक्ष देखता रह जाता है। और यही हाल इस बार मानसून सत्र में देखने को मिल रहा है। सत्र को शुरू हुए आधा समय बीतने को है, लेकिन अभी तक विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है और जब सांसद सरकार की इस मनमानी का विरोध करते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ऐसे में विपक्ष का गुस्सा फूटना तो लाजमी है और विपक्ष के निलंबित सांसद अब संसद के बाहर ही 50 घंटे के लिए धरने पर बैठ गए हैं। संसद के बाहर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, डीएमके, तेलंगाना राष्ट्र समिति, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और सीपीआई के सांसद धरने पर बैठे। इसके साथ ही लोकसभा से निलंबित कांग्रेस के सांसद भी इस धरने में शामिल हो गए। यानी संसद के बाहर विपक्ष एकजुट है और अब विपक्ष की इसी एकजुटता को मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि ये कोशिश तो लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब एक बार फिर केसीआर ने ये मोर्चा संभाला है। अब केसीआर ने ही ये जिम्मा क्यों संभाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि केसीआर कर क्या रहे हैं। दरअसल संसद में चल रही सरकार की मनमानी को देखकर तेलंगाना के सीएम और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव डीएमके, आप, जेडीएस और दक्षिण भारत के कांग्रेसी सांसदों से संपर्क कर रहे हैं। टीआरएस सांसद रविचंद्र बड्डी राजू ने बताया कि जिस तरह से मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसके विरोध में दक्षिण भारत के ज्यादातर विपक्षी दलों के सांसद स्पीकर और सभापति से यह आग्रह करने का विचार कर रहे हैं कि उन्हें 17वीं लोकसभा के बचे हुए सत्रों से सस्पेंड कर दिया जाए। विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार सदन में विपक्ष को कठपुतली की तरह रखना चाहती है। हम ये नहीं होने देंगे। हर सत्र में हमें सस्पेंड किया जाए। इससे बेहतर है कि सभी सत्र के लिए ही एक साथ सस्पेंड कर दें या फिर पूरा विपक्ष ही एक साथ 17वीं लोकसभा से इस्तीफा दे दे।
अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष की इस रणनीति के पीछे की असली वजह क्या है। तो आपको बता दें कि ऐसा करके विपक्ष 2024 की तैयारी तो कर ही रहा है, साथ ही अगले साल की शुरुआत में होने वाले कर्नाटक विधानसभा की तैयारी कर रहा है। क्योंकि दक्षिण के अधिकांश राज्यों में जहां बीजेपी बेहद कमजोर है, तो वहीं दक्षिण के एक राज्य कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में अगर दक्षिण में बीजेपी कमजोर होती है तो जाहिर है उसका असर कर्नाटक चुनाव पर भी पड़ेगा। दक्षिण में बीजेपी कितनी कमजोर है, उसके लिए पहले लोकसभा सीटों पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि दक्षिण में लोकसभा की 130 सीटें हैं। इनमें से कर्नाटक की 25 सीटों समेत 29 भाजपा के पास हैं। यानी साफ है कि कर्नाटक में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ही उसे कमजोर करने की कोशिश तेज हो गई है और जाहिर है कि इस एकजुटता का फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर सांसद दक्षिण से ही हैं। वो तमिलनाडु में सहयोगी भी हैं। ऐसे में यहां कांग्रेस के लिए बंगाल या उड़ीसा की तुलना में आसान और कम विरोधाभासी होगा। दक्षिण में खुद को मजबूत करने के लिए केसीआर दक्षिण गौरव का नारा दे रहे हैं। दक्षिण गौरव के नारे के जरिए विपक्ष भाजपा पर दो तरफ से वार करना चाहता है। ये तो सभी जानते हैं कि बीजेपी उत्तर भारतीय पार्टी है और विपक्ष इसी बात को दोहराकर सियासत कर रहा है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में बीजेपी कमजोर है, ये हमारे सामने है। दक्षिण में बहुत से मुद्दे हैं जिसके चलते वहां की जनता बीजेपी को पसंद नहीं करती। खासकर तमिलनाडु में तो पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ इतनी नाराजगी है कि जब भी उनका दौरा होने वाला होता है, सोशल मीडिया पर गो बैक मोदी ट्रेंड करने लगता है। और 2018 में सबसे पहले इस हैशटैग को देखा गया था और तब से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी तक जारी है। हालांकि मोदी सरकार लगातार तमिलनाडु को साधने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन विफल हो रही है। तमिलनाडु में पीएम मोदी के विरोध के कई कारण हैं। जैसे जब तमिलनाडु के किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, तब पीएम मोदी उनसे मिलने नहीं गए। पीएम मोदी ने गजा तूफान से प्रभावित लोगों की कथित तौर पर कोई मदद नहीं की। तमिलनाडु के लोगों को लगता है कि पीएम मोदी यहां हिंदी हिंदू की सोच थोपना चाहते हैं। इसीलिए दक्षिण में ये बात आम चर्चा में लाना आसान है कि बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों की उपेक्षा करती है और दक्षिण की भाषा और सांस्कृतिक ताने बाने को तोड़ना चाहती है। दूसरी बात यह है कि विरोधी खेमे से सबसे ज्यादा सांसद भी इन्हीं राज्यों से हैं। ऐसे में अगर दक्षिण गौरव का मुद्दा मजबूत हुआ तो बीजेपी की मजबूत स्थिति वाले कर्नाटक में भी नुकसान हो सकता है। आंध्र और केरल जैसे राज्य भी विपक्ष के साथ आ सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि इस मुहिम को केसीआर ने ही शुरू क्यों किया है और पूरा विपक्ष उनकी बात क्यों सुनेगा, जबकि विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी की थी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही पीएम मोदी से मुकाबले के लिए ममता काफी आक्रामक हैं, पर बंगाल में सिर्फ 42 सीटें हैं। ऐसे में वो हिंदी भाषी राज्यों में विपक्ष का चेहरा नहीं हो सकती हैं। वहीं अगर बात करेंगे केसीआर की, तो वो हिंदी भी अच्छी बोलते हैं और दक्षिण के राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने का उनके पास अनुभव भी है। ऐसे में ममता के मुकाबले केसीआर विपक्ष को एकजुट करने में ज्यादा कामयाब होंगे। इसके साथ ही इसके पीछे एक कारण ये भी है कि केसीआर तेलंगाना चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और राज्य में बीजेपी कांटे की टक्कर देती दिख रही है। तो वो इसके सहारे तेलंगाना चुनाव में भी बीजेपी की कमर तोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी विपक्ष आज के दांव से 2024 में बीजेपी को पस्त करने की रणनीति बना रहा है। तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।